नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट फॉर एसएससी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या कीजिए कि ये चूँकि मॉक टेस्ट है तो आप लोग सबसे पहले 50 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा कांग्रेस पार्टी ने किस लोकसभा चुनाव में दिया था? आपके ऑप्शन है तीसरे, चौथे, पाँचवें या फिर छठे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन दे रखा है बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1985, 1991, 1995 या फिर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1905 में, 1917, 1925 या फिर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या अर्थ है? उत्पाद के साथ बदलने की लागत, मांग के साथ बदलने की लागत, ना बदलने वाली लागत या फिर लाभ की लागत। ये आपके चार ऑप्शन है, सही उत्तर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी कि मनी व्हील को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 या फिर अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद किस स्थिति में आयोग घोषित किया जा सकता है? तो सांसद किस स्थिति में आयोग घोषित किया जा सकता है? लाभ का पद धारण करने पर, दिवालिया होने पर, कानून द्वारा आयोग ठहरा दिए जाने पर या फिर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई था? तो टोकन मुद्रा किस सुल्तान ने चलाया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? 1905 में, 1911 में, 1919 में या फिर 1935 में। आंसर बताइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो जामदानी बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन सा था आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सूरत, बनारसी, ढाका या फिर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज किस धर्म का सुधार आंदोलन है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए, लौह अयस्क के लिए या फिर प्राकृतिक गैस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस और मलेरिया जैसे रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर फंगस के कारण। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड सामान्यतः किस तत्व से होता है? धातु से, अधातु से, उपधातु से या फिर मिश्र धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्पादन स्तर शून्य हो तब भी कौन सी लागत बनी रहती है? परिवर्तन लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत या फिर औसत लागत। आपको ये चार ऑप्शन में सही उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाजार में विक्रय लागत का अधिक महत्व होता है? आपका ऑप्शन दे रखा पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापक अर्थशास्त्र में, राजनीतिक अर्थशास्त्र में या फिर समाजशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शन दे रखा है दृश्य मदे, अदृश्य मदे, पूंजी हस्तांतरण या फिर उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, दोहरी गणना की समस्या किस विधि में उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन दे रखा है आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या फिर बचत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्ध पदार्थ उपयुक्त होते हैं? आपके ऑप्शन दे रखा बोरोन, गैलियम, फास्फोरस या फिर इंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कितनी होती है? आपके ऑप्शन में देखा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है ये बताना है। रेडियो तरंग, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें या फिर गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली कार कौन सी थी जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन विधि द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन दे रखा है रोल्स रॉयल, मॉडल टी फोर्ड, मर्सिडीज या फिर बेंज वेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा सामाजिक समूह कौन सा है? आपके ऑप्शन दे रखा तमिल, सिंहली, मुस्लिम या फिर बर्गर। अगला क्वेश्चन है, जो महिलाएं या पुरुष स्त्री और पुरुष को समान अधिकार एवं अवसर देने में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? समाजवादी, मानवतावादी, नारीवादी या फिर पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो धान, मक्का, गेहूं या फिर बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल
खरीफ की फसल है? जौ, चना, सरसों या फिर धान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम लौह अयस्क कौन सा है? लौह अयस्क कौन सा है सबसे उत्तम? हेमाटाइट, लिम्नोनाइट, मैग्नेटाइट या फिर सिडेराइट? ये 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार में मक्का यानी कि कॉर्न के आयात पर प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाया गया था? रोलैक्ट एक्ट के तहत, कॉर्न लॉ के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत या फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा प्रदान करने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं, कपास, जूट या फिर गन्ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 2026 के अनुसार बताना है, ठीक है। हम इसको बताएंगे बाद में कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय इसका आंसर कुछ और था, अभी इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। इसका ऑप्शन दे रखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश के विकास का निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पे, औसत साक्षरता दर पे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे या फिर उपरोक्त सभी में? अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? फ्रांसीसी क्रांति, नागरिक अधिकार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन या फिर श्रमिक आंदोलन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ किस राज्य में पाई जाती है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, बिहार में या फिर असम में? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 सितंबर या फिर 26 जनवरी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? जयपुर घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना या फिर आगरा घराना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, फंगस के कारण होता है या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है? अगला क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के श्वसन अंग में गलफड़े पाए जाते हैं, यानी कि किस जीव का श्वसन अंग गलफड़ा होता है? केचुआ, सिप जिसको ऑयस्टर कहा जाता है, सांप या फिर मेढक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, गुर्दा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है या फिर हृदय में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील स्कीम कब शुरू किया गया था? ठीक है, 1985 में, 1990 में, 1995 में या फिर 2000 में? किमोनो किस देश की राष्ट्रीय पोशाक है? किस देश की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है? चीन की, जापान की, कोरिया की या फिर थाईलैंड की? अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडरनबर्ग या फिर एनी बेसेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान की राशि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, संसद या फिर वित्त आयोग या फिर नीति आयोग? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, जबड़े में या फिर पीठ में? आपका यहाँ से एक उत्तर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस प्रशासन में थी? मुगल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में या फिर दिल्ली सल्तनत में? अगला क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासक ने कराया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन के अनुसार ही दीजिएगा, क्योंकि चीन का निर्माण जो कराया था वो कोई एक शासन ने के जीवन काल में पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, कई शासक आए थे उसके बाद ये चीन का दीवार पूरा हुआ था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानिलोविस, गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कौन सा देश ब्रेड बास्केट यानी कि अन्न की कटोरी के रूप में उभरा था? ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है भारत, रूस, अमेरिका या फिर कनाडा, ये आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जितना भी मतलब सही क्वेश्चन होगा आप लोग कर चुके होंगे। आप लोग कमेंट में बताएगा कि आप लोग कितना सही हुआ आउट ऑफ 50 में। चलिए अब इसका हम लोग आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस पार्टी के किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तीसरे, चौथे, पाँचवें या फिर छठे? तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें? 5वें लोकसभा चुनाव में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, 5वें लोकसभा चुनाव के समय कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग को पता होगा नवनिर्मित आंदोलन जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में जो आर्थिक नीति नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, कब अपनाया गया था? तो 1991 में। अगर इसको डेट के साथ याद रखना है तो 24 जुलाई 1991। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डेट के साथ ही याद रखिए, ठीक है। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 स्तंभों को रखा गया था, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण जिसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम लोग जानते हैं एलपीजी के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? देखिए रूस में साम्यवादी क्रांति जो हुआ था तो 1917 में हुआ था, और 2 बार हुआ था। एक बार मार्च 1917 में हुआ था और दूसरा बार अक्टूबर 1917 में हुआ था। तो याद रख लें, यहाँ पे दिया कौन सा 1917 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या अर्थ होता है? तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है कि ना बदलने वाली लागत, जो ना बदलता है, ना बदलने वाली लागत को कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित करता है? अनुच्छेद के बारे में पूछा गया है, तो धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है? तो करता है अनुच्छेद 110 करता है धन विधेयक को परिभाषित, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 110 यह अनुच्छेद बताता है कि किन विषयों जैसे कि कर लगाना, उधार लेना, संचित निधि से व्यय आदि से संबंधित विधेयक धन विधेयक माने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे? अनुच्छेद 110 में, ठीक है। अनुच्छेद 109 में क्या कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्ण सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है, यह बोला गया है अनुच्छेद 109 में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय लेगा लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर यही बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है ये वाला। चलिए नेक्स्ट है, सांसद किस स्थिति में अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो किस स्थिति में? जब वो कोई लाभ के पद में हो, जब उसका दिवालिया निकल गया हो, या फिर कानून द्वारा अयोग्य ठहराने पर। ये सारा ही सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही सभी, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारत में सांसद यानी कि एमपी को संविधान के अनुच्छेद 102 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोध कानून के तहत आयोग घोषित किया जा सकता है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है कि 2 साल या अधिक की आपराधिक सजा काट चुका हो, या फिर लाभ का कोई पद धारण किया हुआ हो, या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या फिर दिवालिया हो चुका हो, और पार्टी बदलने या व्हिप का उल्लंघन किया हो। तो इस स्थिति में एक एमपी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 102 इसका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाया था? टोकन मुद्रा चलाया था और ये किसमें था? देखिए इस तरह से टी से टोकन, टी से तुगलक, इस तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने का जो शासनकाल था 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और ये जो चलाया था, ये जो तांबे का और जो पीतल का जो टोकन मुद्रा जिसको कहा जाता था, ये चला था कब? 1329 से 1330 के बीच में चला था, ठीक है। इन जो तांबे का मुद्रा और पीतल का मुद्रा था, इस सिक्कों का मूल्य कृत्रिम रूप से सोना और चांदी के सिक्के के बराबर रखा गया था, ठीक है। तो ये सब फैक्ट याद रख लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा अब माफ कीजिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, कर्नवालिस ने, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। यहाँ तो लिखा भी हुआ है, भारत में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को घोषित हुआ, जबकि और इसी के 6 साल बाद ही यानी कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1911। अच्छा, बंगाल जो विभाजन हुआ तो किस बेसिस पे हुआ था? तो हिंदू और मुस्लिम को, हिंदुओं को ईस्ट बंगाल में, माफ कीजिएगा वेस्ट बंगाल में, और मुसलमानों को ईस्ट बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, और हिंदुओं को पश्चिमी बंगाल में रखा गया, और इस हिसाब से बंगाल को विभाजित किया गया था, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई एक प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण बुनाई होता था। इसका केंद्र कहाँ पे था? यह पूछा गया था। इसका केंद्र था बांग्लादेश, ढाका में था, ठीक है, ठीक है। यही वाला यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज किस धर्म का सुधार आंदोलन था? ठीक है, तो प्रार्थना समाज जो है हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थापना जो हुआ था 31 मार्च 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुराव के द्वारा किया गया था, और ये केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से बम्बई, जो अभी मुंबई है, में हुआ था, ठीक है। इसका जो प्रमुख नेता था महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और दादोबा पांडुरंग था।
मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि हिंदू समाज की कुरीतियाँ जैसे कि जाति प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह को पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, मूर्ति पूजा के विरोध और एक ईश्वर पे विश्वास करना को बढ़ावा देना था। ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई जो है मुख्यतः पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में कि यह मुंबई के तट से, यह जो है कहाँ पे अरब सागर में है, तो मुंबई के तट से 160 से 175 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। ठीक है। और इसको हैंडल कौन करता है, इसको चलाता कौन है? ओएनजीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी खोज 1965 में हुआ था और 1974 में उत्पादन शुरू हो गया था। नेक्स्ट पेचिस और मलेरिया जैसे रोग किसके कारण होता है? तो देखिए प्रोटोजोआ के कारण होता है ये सब दोनों, पेचिस और मलेरिया जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब कौन सा प्रोटोजोआ, इसका नाम इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है। तो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और ये मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। पेचिस जो होता है ये एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के भी कारण होता है जिसका नाम होता है सिगेला बैक्टीरिया। ठीक है। इसके कारण भी पेचिस हो सकता है, जो बड़ी आंत में होता है ये वाला बैक्टीरिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड सामान्यतः किस तत्व के होते हैं? तो देखिए आप लोग को बता दें कि जब अगर हम बात करते हैं अम्ल तत्व तो ये हो जाएगा, अम्ल की बात किया जाएगा तो ये अधातु के कारण होता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय के होता है। ठीक है। धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है जबकि अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातुओं का अम्लीय होता है और धातुओं का क्षारीय होता है, ये याद रख लेना। ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। जब उत्पादन स्तर शून्य हो तो भी कौन सा लागत बनी रहती है? देखिए जब उत्पादन स्तर शून्य होता है, एकदम जीरो होता है, उत्पादन मेरा जीरो, मान लीजिए मेरा कोई एक फैक्ट्री है। ठीक है। कोई एक फैक्ट्री है, अब जिसपे उत्पादन, अभी हम उत्पादन उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जीरो है, कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, फिर भी कौन सा कॉस्ट हमको लगेगा? तो ये जो होता है ये होता है स्थिर लागत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई फैक्ट्री है, अब उसपे जो मशीनरीज है, जो ज़मीन है या फिर जो लेबर जो काम कर रहा है, अगर भले ही उत्पादन नहीं हो रहा लेकिन इसके देख रेख में जो लेबर लगा उसको हमको पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ये जो मशीनरीज में खर्चा आता है उसको देना पड़ेगा। तो ये सब जो होता है उसी को बोला जाता है, ये जो लागत आता है इसी को बोला जाता है स्थिर लागत। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इसको बोला जाता है या फिर इसी को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये वे लागत हैं जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती है और उत्पादन बंद होने पर भी भुगतान करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए देख लो कारखाने का किराया, रेंट जो होता है, स्थायी कर्मचारियों को वेतन जो होता है, मशीनरी और बीमा जो इंश्योरेंस होता है, उसके बाद जो ब्याज होता है, ये सब। ठीक है। जब उत्पादन शून्य होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला एसएससी में पूछा गया और रेलवे में भी पूछा गया। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत डैश के बराबर होता है। तो कुल लागत जो होता है ना वो बराबर स्थिर लागत के बराबर होता है। कुल लागत स्थिर लागत के बराबर होता है। तो टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बाजार में विक्रय लागत का अधिक महत्व होता है? किस बाजार में विक्रय लागत का अधिक महत्व होता है? तो विक्रय लागत होता कौन सा है? तो जैसे कि मेरा कोई कंपनी है, अब उसमें मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ साबुन, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में ऑलरेडी साबुन नहीं है, साबुन का हज़ारों वैरायटी मार्केट में पड़ा हुआ है। ठीक है। अलग अलग कंपनियों का। तो अब जो हम साबुन मार्केट में लाएंगे तो ये साबुन को मेरा कोई क्यों खरीदेगा? इसके लिए हम लोग करते हैं मार्केटिंग करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है। तो इसी में जो पैसा खर्च आता है ना, जो लागत आता है, उसी को बोलते हैं विक्रय लागत। ठीक है। समझिए बढ़िया से, इसी को बोला जाता है विक्रय लागत। देखिए इकोनॉमिक्स हम कभी पढ़े भी नहीं, लेकिन आप लोग के लिए इसको अच्छे से पढ़ के हम समझा रहे हैं। ठीक है। इसी को बोला जाता है विक्रय लागत। और ये जो होता है एकाधिकार, जो होता है एकाधिकार प्रतियोगिता, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कंपटीशन, तो कंपटीशन हर जगह है। तो मार्केट में अगर हम साबुन लेके आ रहे हैं तो पहले से 100 ब्रांड का साबुन ऑलरेडी उपलब्ध है। ठीक है। अब मेरा साबुन को इसके साथ क्या करना पड़ेगा? प्रतियोगिता करना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो कंपनी इसके साथ अब करेगा कंपटीशन, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हाई फाई दिखाना पड़ेगा, बढ़िया से दिखाना पड़ेगा। इसके लिए प्रचार करेंगे हम, एडवर्टाइज करेंगे हम। ठीक है। तो इन सब में जो कॉस्ट लागत आता है उसी को विक्रय लागत कहा जाता है। और ये अधिक महत्व होता है कब, किस बाजार के लिए होता है? तो एकाधिकार प्रतियोगी बाजार के लिए जो प्रतियोगिता होता है, जो अभी जो नॉर्मल अभी बाजार जो चल रहा है वही। ठीक है। आप देखेंगे तेल खरीदने जाएगा तो कई ब्रांड का तेल मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये होता है एकाधिकार प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या फिर समाजशास्त्र। तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो है ना व्यापक अर्थशास्त्र या फिर इसी को बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, व्यापक अर्थशास्त्र या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या शामिल होता है? तो दृश्य मध्य शामिल होता है, अदृश्य मध्य भी शामिल होता है, पूंजी हस्तांतरण भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भुगतान संतुलन जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जिसको बीओपी नाम से जानते हैं। ठीक है। एक निश्चित समावधि
में दिए किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुए सभी आर्थिक लेन देन या का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात आयात यानी कि चालू खाता और वित्तीय परिसंपत्तियों व निवेश यानी कि जिसको हम लोग पूंजी खाता का हस्तांतरण शामिल होता है। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में उत्पन्न होती है? तो दोहरी गणना का समस्या जो किस विधि में उत्पन्न होती है, तो ये उत्पादन विधि में उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन को पी प्रकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको किस प्रकार के अशुद्धियों को मिलाना पड़ेगा? मिलाना नहीं है, इसमें यहाँ पे बोला गया है सिलिकॉन को पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा अशुद्ध पदार्थ उपयुक्त नहीं होता है? तो देखो बोरॉन होता है, गैलियम भी होता है और इंडियम भी होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग पी टाइप का सिलिकॉन अर्धचालक बना रहे हैं, ठीक है, तो पी टाइप में अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन जो कि समूह 14 का तत्व है में त्रिसंयोजी यानी कि ट्राइवेलेंट अशुद्धि जो समूह 13 के होते हैं, जिसमें बोरॉन होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और एल्युमिनियम होता है, इन सबको हम लोग मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसका आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा होता क्या है? तो आयनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा होता है जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को n बराबर यानी कि 1 यानी कि पहला कक्षा से पूरी तरह से बाहर करके अनंत के लिए आवश्यक जो ऊर्जा देता है, यानी कि इस कक्षा से निकल के दूसरा कोई भी कक्षा में चला जाता है, ठीक है, जितना एनर्जी दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसकी तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होता है? तो किसकी वेवलेंथ सबसे कम होता है? रेडियो तरंग का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम होता है गामा किरणों का। ठीक है, गामा का सबसे कम होता है। विश्व की पहली कार कौन सी थी जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन विधि द्वारा बनाया गया? देखिए इस पर आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, पूछा गया क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होगा आपको दो में, एक तो मॉडल टी फोर्ड में और एक होता बेंच बेलो में। देखिए कई बार एग्जाम में भी पूछ के आंसर भी मान दिया गया था इसको मॉडल टी फोर्ड को, लेकिन बाद में इसको फिर इसका जो है ना उत्तर को चेंज करना पड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बेंच बेलो। बेंच बेलो आप यहाँ पे देखिए, बेंच बेलो जो है ना 1894 से 1902 के बीच में इसका उत्पादन शुरू हुआ था, जबकि मॉडल टी का उत्पादन 1908 में हुआ था। तो पहले कौन सा हुआ? तो बेंच बेलो। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंच बेलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका की जनसंख्या में सबसे बड़ा सामाजिक समूह कौन सा? तो सामाजिक समूह सबसे बड़ा श्रीलंका में कौन सा पाया जाता है? सिंगली। ठीक है, यहाँ की भाषा भी यही सिंगली भाषा है। ठीक है, ये देश के कुल आबादी का 74 से 75% सिंगली पाया जाता है। अच्छा, दूसरा कौन सा पाया जाता है? तो तमिल। ठीक है, नेक्स्ट है, जो महिलाएं या पुरुष स्त्री और पुरुष को समान अधिकार एवं अवसर देता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फेमिनिज्म यानी कि नारीवादी, फेमिनिस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल यानी कि जो ठंडा में उगाई जाने वाला फसल होता है और जो गर्मी स्टार्ट होता है और उस समय काट लिया जाता है उसको रबी फसल बोला जाता है। और रबी फसल में यहाँ पे दिया गया है तो ये गेहूँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रबी फसल और खरीफ फसल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों का। तो देखिए, रबी की फसल शीतकालीन फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल जो बसंत स्टार्ट होता है उस समय काट लिया जाता है बसंत में। ठीक है, मुख्य रबी फसलें में गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों, चना, मटर, मसूर और आलू शामिल होता है। ठीक है, इन्हें बढ़ने के लिए ठंडा जलवायु और काटने के समय जो पक जाता है, पकने के लिए इनको गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है। अब यहीं पे एक बार खरीफ का भी हम लोग देख लेते हैं। तो खरीफ यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा खरीफ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं, आप लोग मेन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। खरीफ फसल कौन सा होता है? जो मानसून में खरीफ फसल वैसा फसल को बोला जाता है जिसको पानी और ह्यूमिडिटी की ज़्यादा मात्रा चाहिए उसको मतलब ग्रो करने के लिए। तो मानसून के समय यानी कि जून जुलाई में शुरुआत किया जाता है और शीत ऋतु के समय जब मानसून खत्म हो जाता है यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। इसे उच्च तापमान और पानी की आवश्यकता होती है। इसका जो मेन फसल होता है वो होता है धान, जिसको चावल भी कहते हैं, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और अरहर शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम लौह अयस्क कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम लौह अयस्क कौन सा होता है जिसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होगा? और लोहा का ज़्यादा मात्रा किसमें होता है? मैग्नेटाइट में होता है और इसमें मैग्नेटिज्म का गुण भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लोहा के कुल 4 जो होता है इसका अयस्क पाया जाता है, चारों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मैग्नेटाइट जो होता है सबसे अच्छा क्वालिटी का लोह अयस्क माना जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 70 से 72% होता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है हेमेटाइट, इसमें 60 से 70% लोहा होता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है लिम्नोनाइट, इसमें 40 से 60% तक लोहा होता है। और जो सबसे पुअर क्वालिटी का यानी कि सबसे निम्न क्वालिटी का जो लोह अयस्क होता है वो होता है सीडेराइट, इसमें 40% से कम यानी कि 30 से 40% तक लोहा की मात्रा पाया जाता है।
नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध किस कानून के तहत लगाया था? तो ये कॉर्न लॉ के थ्रू लगाया था, जो कि चला था कब? 1815 से लेकर के 1846 तक चला था। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फाइबर प्रदान करने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो फाइबर को प्रदान करने वाली रेशा जिसको बोलते हैं ये जूट होता है, ठीक है, जूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? देखिए जब इसका आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में 2023 में शायद पूछा गया था, तो उस वक्त इसका आंसर सही भी था, उस वक्त इसका आंसर हो जाता उड़ीसा। उस समय उड़ीसा मैंगनीज को उत्पादन करता था। लेकिन प्रेजेंट में 2026 की बात कर रहे हैं, 2026 में इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर कोई बच्चा उस समय दिया होगा तो इसका उड़ीसा मत मार देना, अभी के मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में 31 से लेकर के 33% भारत के कुल मैंगनीज उत्पादन में योगदान दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश के विकास का निर्धारण किसी देश के विकास का निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है? तो किन आधारों पर किसी देश का विकास का निर्धारण किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पे, औसत साक्षरता दर पे और लोगों के स्वास्थ्य पे, ठीक है। ये सब इसका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप लोग को पता होगा कि धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? ये क्वेश्चन है, आप लोग मार दिए होंगे, महाराष्ट्र में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा किसके जन्मदिन पे? तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिसको एम विश्वेश्वरैया भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। चलिए देखिए, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराने से संबंधित है। अच्छा, ये जो थे पंडित भीमसेन जोशी, ये शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक थे, जो विशेष करके ख्याल गायन शैली में के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इनको 2009 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। टिटनेस जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो टिटनेस का जो रोग होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के। कौन सा? या क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव को भरने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? सहायक होता है। कौन सा विटामिन? सबको कर दिया होगा इसको, विटामिन सी का होता है। घाव को भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है, ठीक है। किस जीव के श्वसन अंग में गलफड़ा पाया जाता है? तो श्वसन अंग के लिए गलफड़ा होता है, किसमें होता है? केंचुआ में तो होगा नहीं, सांप में होगा नहीं, मेंढक में नहीं होगा, सिप, ऑयस्टर, सिप जिससे हम लोग इस तरह का सिप रहता है जिससे मोतिया निकाला जाता है, ऑयस्टर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, गुर्दा में नहीं होता है, ये होता है कहाँ पे? लाल अस्थि मज्जा, जिसको रेड बोन मेरो कहा जाता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील स्कीम कब शुरू किया गया था? तो मिड डे मील स्कीम कब शुरू किया गया था? तो ये 1995 में, और इसको अगर डेट के साथ याद रखना है तो 15 अगस्त 1995 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इसका जो पुराना नाम था जब स्टार्टिंग किया गया था, तो इसको प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषक सहायता कार्यक्रम यानी कि NPNSP के रूप में शुरुआत किया गया था। इसके बाद इसको मिड डे मील नाम दिया गया, और अभी वर्तमान में इसको PM पोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में इसको PM पोषण के नाम से जाना जाता है। किमोनो किस देश की राष्ट्रीय पोशाक है? तो किमोनो किस देश के राष्ट्रीय पोशाक है? ये जापान का एक राष्ट्रीय पोशाक होता है किमोनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान की राशि कौन निर्धारित करता है? विभिन्न राज्यों के लिए अनुदान की राशि निर्धारित करता है वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है। इसको जरा अच्छा से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 कहाँ पे? 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांतों की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 275 इसके तहत वित्त आयोग उन राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी राज्य को वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो तो वो कौन देगा? अनुच्छेद 275 के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है
विभिन्न राज्यों में अनुदान जो वित्त का जो डिस्ट्रीब्यूट कर किया जाता है वो वित्त आयोग के द्वारा, इसको गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? ये लिखा गया 280 में, ठीक है। हर 5 साल में राष्ट्रपति करता है, तो ये सब याद रख लेना। मनुष्य की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी पाया जाता है जबड़े की मांसपेशी, ठीक है, जबड़े की मांसपेशी, और जिसको बोला जाता है मेसेटर मसल्स कहा जाता है, मेसेटर मसल्स इसको कहा जाता है जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? तो अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों का एक समूह होता था, और ये था मराठा प्रशासन में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी। यह परिषद 1674 में शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद प्रशासन चलाने के लिए गठित की गई थी। इसमें 8 प्रमुख मंत्रियां होते थे, जिसमें पेशवा, अमात्य सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव थे। और इनमें भी जो सबसे प्रमुख जिसको मेन जो मंत्री होता था वो कौन था? पेशवा होता था, ठीक है, पेशवा बाजीराव नाम सुना ही होगा। चलिए नेक्स्ट, चीन की महान दीवार का निर्माण किस शासक ने कराया था? देखिए इसका एक शासक तो कोई था नहीं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो सी हुआंग टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष यहाँ पूछा गया है। योजना आयोग जो पहले था, अभी योजना आयोग को ख़त्म करके क्या बना दिया गया, आप लोग कमेंट में करें, ठीक है, और किस साल इसको आप बनाया गया था ये भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो योजना आयोग जो था इसका अध्यक्ष, अरे यार गिर क्यों गया, एक मिनट, ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हुआ करता था? कौन था? प्रथम, यानी कि 1950 के बाद किया जा रहा प्रथम। इस समय 1950-51 में कौन था? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और उपाध्यक्ष जो था वो था गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कौन सा देश ब्रेड बास्केट यानी कि अन्न की कटोरी के रूप में उभरा था? प्रारंभ में की बात किया जा रहा है, प्रारंभ में, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अमेरिका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। गाइस, तो ये आज का 50 क्वेश्चन था। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि आउट ऑफ 50 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए, कुछ अगर इसमें सुधार करना है तो ये भी आप लोग बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।